नमस्कार। मैं शमशेर बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक, राम नारायण सिंह इंटर कॉलेज, रामनगर खजरी, प्रयागपुर, बहराइच। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 3 संविधान निर्माण का अध्ययन करेंगे। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करती है। इस व्याख्यान में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? संविधान बनते कैसे हैं? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के पश्चात क्या हम उनमें कोई संशोधन, कोई बदलाव कर सकते हैं? समय या परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह से अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह से नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध करा। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के महान नेता, जिनका नाम आप सभी को पता होगा, नेल्सन मंडेला। जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी का स्थान है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी का स्थान है। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी में नेल्सन मंडेला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया और गोरी सरकार, जिसके खिलाफ उन्होंने रंग भेद के नियमों और कायदे कानूनों, जिसको गोरी सरकारों ने लागू किया था अश्वेतों के खिलाफ, उसके खिलाफ इन्होंने जो है लंबा संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 7 अन्य नेताओं के साथ में सन 1964 में रंग भेद के चलने वाले शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की रोबेन द्वीप एक है जहाँ पर उनको कैद किया गया, भयानक जेल थी वहाँ पर। उसमें उनको 28 साल तक जो है अपने सहयोगियों के साथ में बिताने पड़े कैद के रूप में। रंग भेद, नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों द्वारा लादी गई थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियाने और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाने का प्रयास किया जिस प्रकार से भारत के उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी शामिल थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा समझते थे। उन्हें वोट डालने तक का अधिकार नहीं दिया गया था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे गोरों की बस्तियों में जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल,
कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमाघर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। उनके लिए अलग से व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ता था। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगहों पर क्या उनके गिरजाघरों तक नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। सन 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एक रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में जब जनसंघर्ष और बढ़ता गया, विरोध और बढ़ता गया, तब वहाँ की गोरी सरकार को यह एहसास हुआ कि अब जोर ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा। अब अश्वेतों को भी जो है अपने साथ मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी यहाँ पर शासन हम कर पाएंगे, अन्यथा यहाँ से हमको भी जो है ठीक उसी प्रकार से जाना पड़ेगा अपने मूल देश, जिस प्रकार से भारत को हमें छोड़ना पड़ा। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगा प्रतिबंध, पाबंदियां हटा ली गईं। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। अंततः 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों को मिली जुली सरकार के गठन का रास्ता। विचारणीय प्रश्न यह भी है कि आखिर यह बदलाव आया कैसे। ये श्वेत और अश्वेत दोनों एक साथ मिलकर के दक्षिण अफ्रीका में शासन संचालन करने के लिए सहमत कैसे हो गए, यह कैसे हुआ। आइए इस असाधारण बदलाव के बारे में नए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के विचारों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए, हमारे ऊपर जो अत्याचार किए, उन्हें हम भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कहीं नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए थे, उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या का समाधान हम सबको मिल बैठकर एक साथ भागीदारी करके निकालना होगा। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना में उसकी भावनाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान को लोकतंत्र की मिसाल के रूप में पेश किया जाता है, उसे एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में इंद्रधनुषी समाज का निर्माण हुआ, वह काबिल तारीफ़ है। वह सबकी समझदारी तथा नेक नीयत से ही संभव हो पाया। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के दोनों वर्ग, दोनों समूह, गोरे हों या काले हों, सभी मिल बैठ करके रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे।
इस बात पर बात इतनी ही नहीं है, वह अपने देश को वास्तविक अर्थों में, सही अर्थों में लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इसी नेक नियति के परिणाम स्वरूप लंबे समय तक चली बहस में बातचीत के बाद दोनों पक्षों के मध्य समझौते का रास्ता खुल गया। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहले ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और यह अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी थी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि लंबे संघर्ष का जो ऐतिहासिक पक्ष रहा है दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों के संघर्ष का गोरे सरकार के खिलाफ, वह इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि अश्वेत समूह जो है गोरी सरकार पर आसानी से विश्वास कर सके, आसानी से भरोसा कर सके। इस बात की गारंटी चाहते थे। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने के लिए एक ही तरीका था कि वे जो बातें तय हो रही हैं उन्हें लिखत पढ़त में कर लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उसे मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा उसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार का क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इस लिखित नियमों के नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए थे। वे इस बात पर भी सहमत हुए थे कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों को लिखित रूप को संविधान कहते हैं। इस प्रकार पुनः अगर संविधान की परिभाषा की जाए तो कहा जा सकता है कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होते हैं। साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिसमें प्रमुख काम इस प्रकार हैं। पहला यह कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकती तथा साथ रह रहे लोगों के बीच में भरोसा कायम करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात ये कि संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख रहता है कि सरकार के विभिन्न अंगों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से निर्मित होंगे, उनके अधिकार होंगे क्या होंगे और उनके फैसले लेने की सीमाएं कहां तक विस्तारित होंगी। इन सब बातों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में होता है। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें यह बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और अंत में हम कह सकते हैं कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अर्थात संविधान विभिन्न समूहों के मध्य सामूहिक एक जो सार्वजनिक उनकी जो इच्छा है, समझौता है, उसका प्रकटीकरण है। और ऐसे प्रकटीकरण में सभी लोग मिलजुल करके अपनी जन भावनाओं का ख्याल करते हुए, सबके हितों का ख्याल करते हुए, सभी वर्गों, सभी समुदाय, सभी समाज के सभी तबकों के हितों का रक्षण करते हुए जो है संविधान की बात करते हैं। जिस देश में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये ज़रूरी नहीं है। तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान तो है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है
वहाँ संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने भी एक लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता प्रदान की थी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में लिखित संविधान अनिवार्य रूप से होना जरूरी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में अभी तक हमने जाना समझा। अब बारी आती है भारतीय संविधान के बारे में समझने की। भारतीय संविधान या भारतीय आज़ादी की लड़ाई के पश्चात जो निर्मित संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में ज़रा सा चर्चा कर लेना आवश्यक है कि अंतर क्या है दोनों में। कि दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बाद बना था। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे को विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दिल दहला देने वाला अनुभव था। भारत के विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं था, यह जोर जबरदस्ती नहीं थी कि वे किस के पक्ष में शामिल हों। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। इन सभी मुश्किलों और दुश्वारियों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं के पास एक बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों की सहमति बनानी पड़ी थी, वैसी स्थिति भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही तमाम सारे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होती थी और उन सभी बुनियादी मुद्दों पर जो है राष्ट्रीय सहमति भी बनाने का प्रयास किया जा चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन उस समाज को राजनीतिक रूप से बदलने का भी प्रयास था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का एक विशाल संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। उसकी रूपरेखा निश्चित कर ली गई थी। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने का प्रयास करने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर हमारे नेताओं ने सहमति बना ली थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस विधायिका का गठन किया था वो बहुत कमज़ोर थी। सन 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थीं, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थीं और चलाना भी था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को
पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। आप सबको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में लगभग 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत की आज़ादी के पश्चात भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चले चिंतन और बहसों से भी काफ़ी लाभ पहुंचा। हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनाने की ज़रूरत के अनुसार उसको अपनाया। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था को बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं करना चाहते थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान को निर्माण में मदद की। अब सवाल उठता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? वे कौन लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में उनका नाम लेना उपयुक्त ही होगा, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र सिन्हा जी, MC मुखर्जी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद आदि प्रमुख। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान सभा के नाम से गठित हुई थी, उसके जिम्मे ही यह कार्य था कि वह संविधान का निर्माण करे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर को। इसके तत्काल बाद देश को 2 हिस्से भारत और पाकिस्तान में बंट गए। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा ने 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज के दौर में कोई भी विद्यार्थी ये सवाल कर सकता है कि इतने वर्षों पूर्व भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान को हम क्यों मानते हैं। हमने पहले भी एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर यह कागज़ का टुकड़ा भर है या किसी भी अन्य किताब की तरह एक दस्तावेज है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारा संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। पर सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता।
और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, यह संविधान को एक तरह से पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित था, खुला था, सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दिन, कई दौरों की चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव पर हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य हैं जिन पर चर्चा हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, और उस चर्चा के दौरान जो है उन मुद्दों पर, उन मूल्यों पर काफ़ी जोर दिया गया था। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन का भी सपना था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार अनुकरणीय हैं। जिन मूल्यों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिया, तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए थे, वे ही भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं उन्हीं के अनुरूप बनी हैं। वास्तव में संविधान की बात जहाँ भी आती है तो वहाँ पर धारा का नहीं बल्कि अनुच्छेद नामक शब्द का उल्लेख होता है, क्योंकि धाराएं कानूनों की होती हैं, विधियों की होती हैं, लेकिन जो विधियों की भी विधि है, जिसे महाविधि या संविधान कहा जाता है, उसकी अनुच्छेद होते हैं। भारतीय संविधान के शुरुआत में उसकी उद्देशिका लिखी गई और इसकी उद्देशिका में जो है तमाम मूल्यों को समाहित किया गया, जिनके आधार पर भारतीय संविधान की उतनी बड़ी नींव स्थापित की गई। यह उद्देशिका इस प्रकार से है: भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की यह प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। यह उद्देशिका कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा है, संपूर्ण दर्शन है, संपूर्ण कुंजी है। लेकिन भारत का संविधान कोई स्थिर नदी या किसी तालाब जैसा नहीं है जो कि समयानुसार उसका पानी सड़ जाता हो। भारत का संविधान गतिमान संविधान है। समयानुसार, आगे आने वाले समय के अनुसार जब भी कभी यह महसूस किया गया कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई, तो उसकी प्रक्रिया भी विहित है भारतीय संविधान में, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही उस अनुच्छेद में समय समय पर यथावत संशोधन करने का प्रयास किया गया और ये इसमें भी सर्वसम्मति बनाई गई। धन्यवाद।